अब बात बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की नई सरकार के मंत्रियों ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ली। इसी के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देश के इकलौते नेता बन गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। महिला वोटों के समर्थन से बनी हुई सरकार में 3 महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली है। मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से 14, जेडीयू से 9, एलजेपी रामविलास से 2 और हम और आरएलएम से 1-1 सदस्य को जगह मिली है। जागतिक समीकरण देखें तो अगाड़ों को 8, पिछड़ों को और अति पिछड़ों को मिलाकर 13, दलितों को 5 और मुस्लिम को 1 सीट मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि ये एक शानदार टीम है जिसमें समर्पित नेता है जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार ने कहा है कि बिहार में एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति विश्वास है। यह सरकार बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं। पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों, और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया। हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया। उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है और अब बंगाल की बारी है। बिहार में सरकार बनी है। बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है, भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। वहीं एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि नई सरकार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ काम करेगी। उन्होंने इस मौके पर अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान को भी याद किया। यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। पार्टी के लिए भी एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं पार्टी वहां पर पहुंची है। मैं मानता हूं कि वो जहां कहीं भी होंगे, उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा होगा। इसी पर होगा आज का आवाज अड्डा। क्या बिहार की गाड़ी तेज विकास की पटरी पर दौड़ेगी? आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। नीतीश 10वीं बार कैसे दौड़ेगा बिहार? हमारे साथ होंगे खास मेहमान, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव मुरारी लाल मीणा, इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन केपीसी केसरी, एंजल इन्वेस्टर अरविंद झा, आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी ने बढ़त के साथ क्लोजिंग ली, तो वहीं निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसला है। कैसे रहा है आज बाजार का कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो कंचन, बताइए कैसे रहा आज बाजार का हाल? तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, शानदार सेशन, शानदार ट्रेडिंग सेशन आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। डेफिनेटली केवल 50 पॉइंट्स निफ्टी दूर था अपने जो 52 हफ्ते का हाई है उसको टच करने से। आखिरी के कुछ मिनटों में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिली है, लेकिन शानदार मूव्स हमें आज के सत्र में देखने को मिले हैं। निफ्टी करीब 26,190 के पास जाके क्लोज हुआ है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, साथ साथ मिड कैप में भी अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। हालांकि अपने हाई लेवल से थोड़ा सा ये करेक्ट हुआ था। अगर
सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो डिफेंस सेक्टर, साथ ही साथ इस टाइम पे अगर बात करी जाए आईटी पैक की, तो यहाँ पे अच्छा खासा रुझान जो है आज के कारोबारी दिन में दिखाई दिया है। बैंकिंग सेक्टर्स में अच्छा खासा रुझान बना हुआ था। मिड कैप इंडेक्स भी, ब्रॉडर मार्केट भी इस टाइम पे आउटशाइन करते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां से एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी में आयशा मोटर शानदार मूव, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एशियन पेंट, साथ ही साथ एचसीएल टेक, टाइटन और हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एफएमसीजी पैक में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। ब्रॉडर मार्केट की बात कर ली जाए कि वहां से किनको सपोर्ट मिला है, एमएनएम फाइनेंशियल, कमिंस, एसआरएफ और साथ में टाटा कम्युनिकेशन में शानदार इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो वोडाफोन आइडिया यहां पे करीब 5% का हमें दबाव जो है वो देखने को मिला। बायोकॉन नंबर्स के ब्रोकरेज के व्यू के बाद यहां पे गिरावट देखने को मिली है। डिलीवरी 2.5% कमजोर और साथ में ऑरबिंदो फार्मा भी करीब 2.25% की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा ट्रेडिंग सेशन था आज का। ऐसा लग रहा था कि बस निफ्टी अपने हाई को छूने ही वाला, लेकिन कुछ अंकों की दूरी थी जिसको वो पार नहीं कर पाए, बट ओवरऑल मार्केट अच्छा रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्री बजट कंसल्टेशन में आज पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की। उन्होंने वित्त मंत्री से पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी को इंडस्ट्री स्टेटस देने की मांग दोहराई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रतिनिधियों ने क्या डिमांड रखी है? जी, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े जो तमाम संगठन हैं, चाहे वो फेथ हो या आइटो हो या फिर एफएचआरएआई हो, इस तरह के संगठन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही जो तमाम कंपनियां हैं, मेक माई ट्रिप, एयरबीएनबी, इस तरह की जो कंपनियां हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए। और बाद में उनसे जो हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि काफी सकारात्मक ये बातचीत रही है और उम्मीद है कि वित्त मंत्री अपने बजट में इसमें से काफी कुछ शामिल करेंगी। जो मुख्य मांग रही है इंडस्ट्री की तरफ से, लॉन्ग पेंडिंग मांग है, वो पहला था कि इस सेक्टर को, टूरिज्म को, हॉस्पिटैलिटी को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए ताकि जो फाइनेंसिंग है वो आसान की जाए। साथ ही एक चिंता जताई गई कि जो आसपास के देश हैं, चाहे वो वियतनाम हो, कंबोडिया हो, यहाँ टूरिज्म भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है, तो एक तरह के ग्लोबल कैंपेन की जरूरत महसूस की गई भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जीएसटी से जुड़ा भी एक मुद्दा था, खासतौर पर जो 7,500 से कम के जो रूम होते हैं उन पर एक क्लैरिटी की मांग की गई। हालांकि ये मुद्दा जो है वो जीएसटी काउंसिल को लेकर है, लेकिन सरकार के संज्ञान में इसे इंडस्ट्री की तरफ से डाला गया। और साथ ही एक जो और फोकस था वो था मेडिकल टूरिज्म को लेकर। इसमें कई सारे जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं, चाहे वो मैक्स हेल्थ केयर हो या फिर अपोलो हॉस्पिटल्स हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए और एक तरह की फोकस की जरूरत महसूस की गई बजट में, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर में डेवलप किया जा सके। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर। दिवालिया हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के होम बायर्स के लिए राहत की खबर है। रेजोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान अब सभी होम बायर्स के क्लेम को शामिल किया जा सकता है ताकि जिन्हें घर नहीं मिल सका उन्हें उनका पैसा वापस मिल सके। इस पर पूरी डिटेल्स लेते संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, होम बायर्स का अटका पैसा कैसे वापस मिल सकता है उन्हें? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन्होंने होम बायर्स के हक में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 3 अहम सुझाव दिए हैं, प्रपोजल दिया है। पहला ये कि जितने भी अलॉटीज हैं, होम बायर्स हैं, उनके सभी डिटेल को शामिल किया जाएगा रिजोल्यूशन प्रोसेस में, चाहे उन्होंने क्लेम किया भी हो या ना किया हो। दूसरा जो कहा है कि प्रोसेस में, यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम उन्होंने कहा है कि ऐसे में जब लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, उनको ये रीजन बताना पड़ेगा मैंडेटरीली कि वो लिक्विडेशन में क्यों जा रहे हैं, ताकि होम बायर्स को उनका घर मिल सके, लिक्विडेशन में प्रोजेक्ट न जाए। तो ऐसे में ये 3 अहम सुझाव दिए हैं और आने वाले दिनों में इसमें सहमति बनेगी और हो सकता है कि आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड है उसके तहत जब रिजोल्यूशन हो तो होम बायर्स को ज्यादा प्राथमिकता मिले। अभी तक जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, उनको ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, उनकी ज्यादा चलती है, लेकिन अब होम बायर्स के सभी डिटेल्स और क्लेम को भी इस रिजोल्यूशन प्रोसेस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन एसआईआर के नाम पर साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। लोगों को कॉल करके वोट काटने की धमकी देकर फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसे में आप कैसे सावधान रहे, बात करते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से।
इस वक्त 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत तेजी से चल रहा है। बूथ लेवल के अधिकारी लोगों के घर पर पहुंच रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन इस बीच इसको लेकर के साइबर फ्रॉड जो करने वाले हैं वो भी काफी तेजी से एक्टिव हो गए हैं। लोगों को फोन किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने दस्तावेज भेज दीजिए, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आप ओटीपी देंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस मोबाइल के जरिए बिल्कुल नहीं की जा रही है। इसके अलावा लोगों के मोबाइल पर एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म भी भेजा जा रहा है, लेकिन वो फॉर्म एपीके फाइल हो सकता है। अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपका मोबाइल पूरी तरह से हैक हो जाएगा, आपकी सारी जानकारी जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं उनके पास पहुंच जाएगी और आपका बैंक अकाउंट भी इसके जरिए खाली हो सकता है। तो आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है। बूथ लेवल के अधिकारी आपके घर पर आएंगे, बाकायदा आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे और उसकी रिसिप्ट भी आपको देंगे। आपको उसकी पूरी तरह से जांच करनी है कि ये सही अधिकारी आपके घर पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। आप उसकी आईडी भी चेक कर सकते हैं। तो आपकी कुछ सावधानियां आपको ठगे जाने से बचा सकती हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के 14 सवालों के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। हालांकि गवर्नर बिलों पर अनिश्चित काल के लिए नहीं बैठ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं असीम मनचंदा। तमिलनाडु सरकार ने कुछ बिलों को पारित किया था, लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर ने इनको मंजूरी नहीं दी थी और इनको होल्ड पर रख लिया था। इस मामले को लेकर के तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल बिलों को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। अगर 3 महीने के अंदर मंजूरी नहीं मिलती है तो बिलों को ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाएगा। इसके बाद जो राष्ट्रपति है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का रेफरेंस भेजा और कहा कि इसमें राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह राष्ट्रपति को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय नहीं कर सकता है और बिलों को ऑटोमेटिकली पारित नहीं माना जा सकता है। महज कुछ ऐसे चुनिंदा मामले हैं जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि उन बिलों को मंजूरी दे, लेकिन बिलों को ऑटोमेटिकली पारित नहीं माना जाएगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई समय सीमा तय कर सकता है। बेंगलुरु में फिल्म स्पेशल 26 की स्टाइल में एक लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। बेंगलुरु में फर्जी आरबीआई अधिकारी बनकर कुछ बदमाशों ने एटीएम कैश वैन रुकवा ली, जिसके बाद कागज जांच करने के नाम पर 7 करोड़ 11 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बेंगलुरु में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में 7 करोड़ 11 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी में हुई इस वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। लूट की इस वारदात को बिल्कुल उसी स्टाइल में अंजाम दिया गया जैसे फिल्म स्पेशल 26 में दिखाया गया था। लुटेरों ने फिल्मी स्क्रिप्ट को बेंगलुरु की सड़क पर दिन दहाड़े अंजाम दे दिया। लूट की इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन सड़क से गुजरती दिखी। ठीक उसके 5 सेकंड बाद लुटेरों की इनोवा कार उनका पीछा करती नजर आई। इसके कुछ ही पल बाद लुटेरों ने कैश वैन को साउथ एंड सर्कल के पास जयदेव डेयरी सर्कल पर रोक लिया। कैश वैन का स्टाफ कुछ समझ पाता इससे पहले इनोवा में सवार 7-8 लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में खुद को भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी बताया और दस्तावेज चेक करने का बहाना किया। इस दौरान जब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड ने शक जताया तो हथियार दिखाकर कैश वैन पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद लुटेरे कैश वैन को डेयरी सर्कल तक ले गए और फ्लाईओवर पर खड़ी करके पूरी रकम अपनी इनोवा में शिफ्ट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की इनोवा कार पर लगा नंबर फर्जी निकला जो असल में एक स्विफ्ट कार का था। पुलिस को शक है कि लुटेरों का यह गैंग तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश भागा होगा। पुलिस के मुताबिक एटीएम की एक कैश वैन जेबी नगर के एक प्राइवेट बैंक के ब्रांच से एटीएम से कैश ले जा रही थी। दिन दहाड़े इस तरह की हाई प्रोफाइल लूट ने बेंगलुरु में कैश वैन की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। सरकारी अधिकारियों के वेश में लुटेरों का इस तरह से वारदात को अंजाम देना पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहा है। इन सब के बीच पुलिस इस मामले को एक इनसाइड टिप ऑफ की आशंका से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि वारदात का टाइम, लोकेशन और मूवमेंट
सब कुछ सही समय पर था। फिलहाल 7 करोड़ 11 लाख रुपए और स्पेशल 26 स्टाइल गैंग अभी तक फरार है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की संपत्ति को लेकर बड़ी अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं अपनी वसीयत जरूर बनाएं, तो क्यों जरूरी है वसीयत बनाना और किन बातों का रखना है ध्यान, इसी पर आज शाम 5:57 पर करेंगे चर्चा, सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में।